आगे देखिए बच्चों, ऊंचाई पर चढ़ते समय जितेन बताने लगा कि हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेते हुए सब ऊंचाई पर तेजी से चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के पहले ही पड़ाव पर लेखिका ने पढ़ने वाले बच्चों को वापस आते हुए देखा तो जितेन ने बताया कि 3-3.5 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये पढ़ने जाते हैं। लेखिका के स्कूली बस के बारे में पूछने पर जितेन हंसा और कहने लगा, ये मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है मैडम, अतः यहाँ बस एक ही स्कूल है। वह बताता है कि ये बच्चे पढ़ते ही नहीं वरन अपनी माँओं के साथ पशुओं को चराते हैं, पानी भरते हैं तथा शाम को अधिकांश लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर धोते हैं जैसे स्वयं मैंने ढोए हैं। खतरा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। सड़क बहुत संकरी थी। इन रास्तों पर जगह जगह चेतावनी लिखी हुई थी। कुछ ही दूर चले थे कि चेतावनी पड़ी कि यहाँ चारों तरफ नरभक्षी हैं, सावधान। परंतु लेखिका नरभक्षी नहीं मिले, उसे लंबे लंबे बालों वाले याक मिले थे। सायंकाल लेखिका ने मवेशियों और लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ले जाती औरतों को देखा। आसमान में धुंध और बादल छाए हुए थे। कुछ युवतियां चाय के बागानों में बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। लेखिका की नज़र एक गोरी सी नवयौवना पर पड़ी तो लाल रंग का बोकू पहने थी। उस नवयुवती का असह्य रूप देखकर लेखिका चीख पड़ी। युमथांग पहुँचने से पहले उन्हें एक शांत और छोटी सी वस्तु युग में पड़ाव लेना था। तो लोंग में तिस्ता नदी के किनारे वह लकड़ी के बने एक छोटे से घर में ठहरे। मुंह हाथ धोकर लेखिका तिस्ता नदी के किनारे पड़े पत्थरों पर बैठकर सायंकाल की छटा और वहाँ का क्रियाकलाप देखने लगी। वह प्राकृतिक सौंदर्य को निहार कर सोच रही थी कि हमारी पीढ़ी ने प्रकृति के झरने और उसके लय ताल पर गति से खिलवाड़ करके उसके सौंदर्य को बिगाड़ा है, जो अक्षम्य अपराध है। अक्षम्य मतलब जो अपराध क्षमा नहीं किया जा सकता। लेखिका तिस्ता नदी के जल को अंजलि में भरकर सोचने लगती है कि ऐसे तो संकल्प किया जाता है, परंतु वह कमज़ोर व्यक्ति की तरह प्रार्थना करने लगी कि इस पानी में उसकी सारी तामसी भावनाएं बह जाएं और दिल निर्मल हो जाए। धीरे धीरे रात हो गई। जितेन काठ के खिलौने से गाने की धुन बजाने लगा और सब पर एक जादू सा छा गया। सब नाचने लगे। 50 वर्षीय मणि ने तो सभी को नृत्य पर हैरान कर दिया। न जाने यह आनंद कहाँ से बरस रहा था। लायुंग की सुबह तीस्ता नदी के तरह शांत थी। लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार था। लेखिका बर्फ देखने को बेचैन थी, परंतु यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। वहीं घूमते हुए उसे एक सिक्किमी युवक ने बताया कि प्रदूषण के कारण बर्फ कम गिरती है। जिससे उसने कहा कि कटाओ, जो कि भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहाँ शर्तिया बर्फ मिलेगी। कटाओ यहाँ से करीब 500 फीट ऊंचाई पर था। उस युवक की पत्नी उत्सुकता से देख रही थी और बहुआ गुड़ करने वाली गौमाता को मीठी झिड़कियाँ देकर भगा रही थी। सभी अपने लक्ष्य कोटा की तरफ चल दिए। रास्ता पहले की ही खतरनाक था। ऊपर से धुंध और बारिश कठिनाई पैदा कर रही थी। जितेन अनुभव के बल पर गाड़ी चला रहा था। रास्ते में सिवाय चेतावनी और उसके परिंदा भी नहीं था। करीब आधा घंटा रास्ता कट जाने पर धुंध छटी। नार्गे ने कहा कि कटाओ की तरह ना तो स्विट्जरलैंड सुंदर है और ना ही उसकी इतनी ऊंचाई पर। हमें बर्फ़ के ढके पहाड़ देखते ही पता चल गया कि कटाव के नज़दीक पहुंच गए हैं। पहाड़ पर पहुंची पाउडर सी बर्फ़ थी तो वहीं कहीं धूप से पिघलकर पहाड़ दिखाई दे रहा था। जितेन ने कहा कि यह बिल्कुल ताज़ा बर्फ़ है। लेखिका जीप में से सिर बाहर निकालकर चांदी सी चमकती बर्फ़ को उल्लासित हो देख रही थी। जितेन ने उससे पूछा, कैसा लग रहा है? तो उसने कहा, राम रोचो। जितेन नेपाली शब्द सुनकर झूम उठा। अगले ही पल बर्फ मोतियों की तरह गिरने लगी और जितेन प्राकृतिक सौंदर्य पर मुग्ध हो नेपाली गाना गाकर नाचने लगा। सभी सैलानी जीप में उतरकर बर्फ में खेलने लगे और बर्फ में प्रकृति को कैमरे में कैद करने लगे। लेखिका के पास जूते नहीं थे और ना ही वहाँ कोई टूरिस्ट स्टॉप था। उसमें पैर ठंड से झंझनाने लगे। वह मन खुशी से झूम रहा था। लेखिका सारे दृश्य को अपने अंदर समेटते ही कोशिश की ताकि महानगर के जीवन में भी इस प्राकृतिक छटा का मजा ले सके। उसे लगा कि इस शांत और मधुर वातावरण के कारण ऋषि मुनियों ने उसे अपनी तपोभूमि बनाया होगा। इसी के आंचल में बैठकर सारे जग को सुखी करते थे। अगर दुष्ट व्यक्ति भी इस अनूठी छटा को देख ले तो करुणा अवतार युद्ध बुद्ध बन जाए। उसने मणि से मिल्टन की कविता के बारे में पूछा। लेखिका मणि से पूछती है कि क्या उसने मिल्टन की वह कविता पढ़ी है, परंतु मणि दार्शनिक की तरह हिमालय को जल स्तब्ध बताने लगती है। उसने कहा कि प्रकृति कितने अच्छे तरीके से जल संग्रह करती है। जब गर्मियों में पानी के लिए लोग तरसते हैं तब ये प्यास बुझाने का काम करती हैं। वह इन हिम शिखरों को नमस्कार करने लगी। लेखिका की यही सोच रही थी कि
उसे पत्थर तोड़ने वाली पहाड़ियों का ध्यान आ गया और वह उदास हो गई। युमथांग में प्रियुता तथा रोडोडेंड्रन के फूलों की बहुतायत है। इस विषय पर जितेन ने बताया कि 15 दिनों बाद यह घाटी फूलों की सेज बन जाएगी। रास्ता अब चौड़ा हो रहा था। जितेन ने बंदरों को अपने बाल बच्चों के साथ बताया। यहाँ बंदरों का मांस कैंसर से बचने के लिए खाया जाता है। एक ने पूछा कि क्या तुमने बंदर का मांस खाया है? तो उसने कहा कि उसने तो कुत्ते का भी मांस खाया है। तभी सैलानी उसे गप्पी समझ रहे थे, परंतु लेखिका को उसकी बात पर विश्वास था कि क्योंकि उसने दक्षिण बिहार में सूअर तथा दूध पीने को विवश आदिवासी भी देखे थे। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका बताती है कि रोमांच से भरा सफ़र पूरा कर वे युमथांग पहुँच गए थे। युमथांग इतना सुंदर नहीं था जितना कटाव था। लेखिका को मंजिल से ज़्यादा मंजिल तक का सफ़र ज़्यादा रोमांचक लगा। उसने चिप्स बेचने वाली एक सिक्किमी महिला से पूछा कि क्या तुम सिक्किमी हो? पर उसका जवाब था कि वह इंडियन है। जवाब सुनकर लेखिका बेहद खुश हुई। वे भारत में घुल मिलकर इतना अच्छा महसूस कर रही थी। उसने सोचा कि काश कश्मीर में भी ऐसी ही सहज संतुष्टि होती। अचानक एक कुत्ते ने रास्ता काटा तो जितेन ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। फिर उसने गुरु नानक के फुटप्रिंट वाले एक पत्थर की जानकारी दी तथा बताया कि गुरु नानक की थाली से छिटक कर चावल यहाँ गिरे थे, वहाँ चावल की खेती होती है। अर्थात उसे गुरु नानक देव की महिमा भी बताई। लगभग 3-4 किलोमीटर चलने के बाद जितेन ने खेदुम दिखाया, जहाँ सभी देवी देवताओं का निवास है, तथा उनका भय दिखाया। उसने कहा कि पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते, बल्कि नदी झरनों पहाड़ों की पूजा करते हैं। इस प्रकार जितेन ने उन्हें गैंगटॉक की सुंदरता का राज बताया। उसने बताया कि युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट आर्मी के कप्तान शिखर दत्ता ने बनाया और अब भी यहाँ रास्ते बनने लग रहे हैं। लेखिका सोचती कि सौंदर्य की खोज करना अभी भी जारी है। जीप आगे बढ़ने लगी। साना साना हाथ जोड़ी का शाब्दिक अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।